प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं संपादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के तंत्र बने हुए हैं, जिसमें से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जो तंत्र हमारे शरीर में काम करता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन क्या है, पहले हम उत्सर्जन की परिभाषा जानेंगे। उत्सर्जन की परिभाषा से हम उत्सर्जन का अर्थ क्लियर कर पाएंगे। उत्सर्जन का मतलब है हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया। अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं से निर्मित होते हैं। श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मित होती है, जो फेफड़ों के द्वारा निष्कासित कर दी जाती है। पसीना त्वचा के द्वारा निष्कासित होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लवण और अन्य अपशिष्ट पदार्थ त्वचा के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। इसी तरह मलाशय के द्वारा पाचन तंत्र के उपरांत जो अपशिष्ट मल बचता है वो निष्कासित किया जाता है। परंतु उत्सर्जन क्रिया के अंतर्गत मुख्य रूप से उत्सर्जन का मतलब नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कैसे निर्मित होते हैं, पहले हम उसका अध्ययन कर लेते हैं। उत्सर्जन की क्रिया या उत्सर्जन की परिभाषा स्पष्ट रूप से आपको इंगित होनी चाहिए। उत्सर्जन मतलब शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया। जिस प्रकार एक शहर के अंदर विभिन्न प्रकार के सिस्टम बने होते हैं, उनमें से एक सिस्टम होता है नालियां या गटर, जिसको हम कहते हैं, जहां से गंदे पानी की निकासी की जाती है। आप कल्पना कीजिए, यदि वो नालियां या गटर बंद हो जाए तो शहर की व्यवस्था में क्या व्यवधान आता है। हम कल्पना करने से पाते हैं कि शहर गंदगी से भर जाएगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, मच्छर से शहर दूषित हो जाएगा। इसी तरह हमारा शरीर, जिसमें उत्सर्जन तंत्र एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। यदि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकाले जाए तो हमारा शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है। उत्सर्जन की परिभाषा के बाद हम जानेंगे कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट का निर्माण कैसे होता है। विद्यार्थियों, हमारे शरीर में भोजन के पाचन के दौरान प्रोटीन का जब पाचन होता है तो प्रोटीन के पाचन के परिणाम स्वरूप एमिनो अम्ल बनते हैं, एमिनो एसिड बनते हैं और प्लस में अमोनिया गैस का निर्माण होता है। चूंकि उपापचयी क्रियाओं से लाभ के साथ साथ कुछ हानिकारक वस्तुएं भी बन जाती है। यही अमोनिया गैस उत्सर्जन के लिए निकालनी आवश्यक होती है। नाइट्रोजन अपशिष्ट हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार है। सबसे पहला नाइट्रोजनी अपशिष्ट है अमोनिया। चूंकि हमने अभी ऊपर के समीकरण में देखा है, प्रोटीन के पाचन के परिणाम स्वरूप सह उत्पाद के रूप में ये अपशिष्ट निर्मित होता है। बड़ा ही हानिकारक और विषैला अपशिष्ट है। अतः इसको निष्कासन के लिए जल की अत्यंत आवश्यकता होती है। यदि सीधे अमोनिया का निष्कासन किया जाए तो हम उन जंतुओं को अमोनिया उत्सर्जी जंतु या अमोनोटैलिक कहते हैं। सामान्यतः जो जल में रहने वाले प्राणी हैं, जिनमें से मुख्य रूप से अस्थिन मछलियां, ये उदाहरण है विद्यार्थियों अमोनिया उत्सर्जी जंतुओं के। अस्थिन मछलियां, जलीय कीट और उभयचर जो थल और जल दोनों में रहते हैं, मुख्य रूप से अमोनिया का सीधा ही उत्सर्जन करते हैं, जल के अंदर निष्कासित कर देते हैं। अमोनिया जल में घुलनशील है, जल की मात्रा चाहिए, इसलिए अमोनिया उत्सर्जी जंतु कहलाते हैं। अमोनोटैलिक हम उनको कहते हैं। दूसरी ओर हम दूसरा नाइट्रोजनी अपशिष्ट लेते हैं जो कि है
यूरिक अम्ल। वे जंतु जहां जल की अत्यंत कमी होती है उनको अमोनिया को एक दूसरे रूप में बदला जाता है, जिस रूप का नाम है यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड। ऐसे जंतुओं को यूरेकोटेलिक कहते हैं या यूरेको उत्सर्जी जंतु कहते हैं, जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। क्योंकि यहाँ जल का नितांत अभाव होता है, कमी होती है, ऐसे जंतु यूरिक अम्ल उत्सर्जन करते हैं अमोनिया को रूपांतरित करके। इन जंतुओं के उदाहरण हैं सरीसृप, चूंकि सरीसृप में आप जानते हैं सांप है, गो है, गोयरा है, ये जंतु आते हैं जो रेंग करके पेट के बल पेट घसीट करके जमीन पर चलते हैं और सामान्यतः ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां पर जल का अभाव होता है। सरीसृप, पक्षी और कुछ कीट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, इनको यूरेकोटेलिक कहते हैं। तीसरे प्रकार की जो श्रेणी है जिसका हम विस्तृत अध्ययन आज के प्रकरण में टॉपिक में करेंगे, उनको उस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का नाम है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट का अपशिष्ट है, उस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का नाम है यूरिया। 8वें लेसन में विद्यार्थियों आप पढ़ोगे यूरिया मानव निर्मित कृत्रिम प्रयोगशाला में बनने वाला पहला पदार्थ था। यूरिया, जो प्राणी यूरिया उत्सर्जन करते हैं उनको यूरियोटेलिक कहते हैं। मुख्य रूप से इसमें आते हैं स्तनधारी जंतु व कुछ अन्य जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया न तो ज्यादा जल की आवश्यकता होती और न बिल्कुल जल हो तब काम चलता। सर्वप्रथम अमोनिया जब पाचन तंत्र में निर्मित हो जाती है तो यकृत के अंदर जाकर के ये अमोनिया ऑर्निथिन चक्र के माध्यम से यूरिया में कन्वर्ट होती है, यकृत लीवर के अंदर जाकर के। फिर वो यूरिया रक्त के द्वारा वृक्कों के पास आती है, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। वहां से उसको मूत्राशय और मूत्र के रूप में शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता है। ऐसे जंतु यूरियो उत्सर्जी जंतु या यूरियाडेलिक कहलाते हैं। अतः इस प्रकार नाइट्रोजनी अपशिष्ट के आधार पर हमने 3 कैटेगरी पढ़ी। अब हम मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है, किस प्रकार से मानव उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से मूत्र जैसे अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन किया जाता है, उसका हम अध्ययन करेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र विद्यार्थियों, जहां भी तंत्र की बात आती है तो आपको इससे रिलेटेड चित्र जरूर आना चाहिए। जो भी उत्सर्जन तंत्र है, चाहे पाचन तंत्र है, विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं, उनके चित्र आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ये जो आपका दूसरा लेसन है, दूसरा पार्ट है, जिनमें विभिन्न प्रकार के तंत्र दिए हैं, इसमें 8वां में एक प्रश्न आपको मिलेगा जिसके अंतर्गत 2 नंबर का चित्र, 3 नंबर के उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। आप इस ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए इस पाठ की तैयारी करें। अब हम मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र देखते हैं। एक अपने पास टीचिंग एड्स बना हुआ है किसी विद्यार्थी का पूर्व में। आप सर्वप्रथम उस टीचिंग एड्स के सहायता से हम उत्सर्जन तंत्र की, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानेंगे। निश्चित तौर पे आप देख सकते हो, यह एक मानव उत्सर्जन तंत्र का प्रतिरूप है, चित्र है। ठीक इसी प्रकार से आप बनाना है। मानव उत्सर्जन तंत्र में जो भाग आते हैं उसमें है सबसे महत्वपूर्ण भाग, जिसको हम क्या कहते हैं, वृक्क। वृक्क को किडनी भी कहते हैं और अपनी सामान्य भाषा में इन्हें
गुर्दे भी कहा जाता है। कई बार हम सुनते हैं ना कि उसको बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करता था, शराब पीता था, तो उसके गुर्दे फैल हो गए, गुर्दे गल गए। तो ये गुर्दे वही हैं जो किडनी हम जिनको बोलते हैं या वृक्क हम कहते हैं जिन्हें। ये सेम की आकृति के होते हैं। विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे अभी। इसके अलावा मूत्रवाहिनी, मूत्राशय व मूत्रमार्ग, ये आप मानव विसर्जन तंत्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे इनका। सर्वप्रथम हम देखते हैं वृक्क क्या होते हैं। आप देख सकते हो ये सेम की आकृति की दो संरचनाएं आपको दिख रही है। मानव वृक्क सेम की आकृति की होते हैं, उधर गुहा में स्थित होते हैं। मनुष्य के अंदर डायफ्राम से ऊपर, डायफ्राम यहाँ स्थित होता है, डायफ्राम से ऊपर का जो पार्ट है वो वक्ष गुहा कहलाता है। उससे नीचे का पार्ट, उसका नीचे का भाग जो है वो उधर गुहा कहलाता है। उधर गुहा में अधर की ओर होते हैं, क्योंकि हमारे दो भाग होते हैं। आगे के भाग को हम कहते हैं पृष्ठ भाग, पीछे के भाग को हम कहते हैं अधर भाग की ओर स्थित होते हैं। रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। संख्या में 2 होते हैं। आप देख सकते हैं ये बाईं साइड का बायां वृक्क है, ये दायां वृक्क है। दायां वृक्क हल्का सा बाएं वृक्क से नीचे होता है, क्योंकि ऊपर की ओर लीवर या यकृत की उपस्थिति पाई जाती है। दोनों वृक्कों के ऊपर टोपी नुमा एक अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। चित्र जब भी बनाते हैं नामांकन का विशेष ध्यान रखना है। दोनों वृक्क के 2 भाग होते हैं। आप सबसे पहले वृक्क के इस भाग को देखेंगे। इस भाग को बोलते हैं पेल्विस, पैल्विक भाग बोलते हैं। इसमें ये जो गड्ढे नुमा संरचना है इसे हाइलम कहते हैं। वृक्क के 2 भाग होते हैं। जो बाहरी भाग है उसको हम कॉर्टेक्स या वल्कुट कहते हैं। जो भीतर की ओर भाग है, ये भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग को मेडुला या मध्यांश बोलते हैं। मेडुला या मध्यांश और वल्कुट के अंदर इस वृक्क की मूलभूत या उत्सर्जन तंत्र की मूलभूत इकाई मौजूद होती है, जिसे नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। प्रत्येक या दोनों वृक्क में कई लाख नेफ्रॉन या वृक्काणु पाए जाते हैं। यही नेफ्रॉन है जो मुख्य रूप से मूत्र निर्माण का काम करते हैं। दोनों वृक्कों के अंदर रक्त आपूर्ति वाली वृक्क धमनियां स्थित होती है, जो महाधमनी से, पृष्ठ महाधमनी से दोनों को रक्त आपूर्ति देती है। इसमें यूरिया युक्त रक्त व ऑक्सीजन युक्त रक्त वृक्कों में प्रवेश करता है, और वृक्कों से यूरिया निष्कासन के बाद जो साफ रक्त है वृक्क शिरा से होता हुआ महाशिरा में प्रवेश करता है। ये जो महाशिरा में प्रवेश करने के बाद यहाँ जो मूत्र निर्माण हो जाता है उसको बाहर निष्कासन करने के लिए हाइलम में, चूंकि वृक्क शिरा, वृक्क धमनी और मूत्र नलिकाएं स्थित होती है, दोनों ओर मूत्र जो निर्मित हो जाता है उसको निष्कासन के लिए 2 मूत्र वाहिनियां बनी होती है। मूत्र वाहिनियां मूत्र को लेकर के मूत्राशय में डालती है। मूत्र थोड़ी थोड़ी मात्रा में बूंद बूंद के रूप में मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है। सामान्यतः मनुष्य के अंदर प्रतिदिन 1000 ml से 1500 ml तक मूत्र का निर्माण होता है। नीचे आप मूत्र वाहिनी के बाद ये जो फूली हुई थैली नुमा संरचना देख सकते हैं, इसको कहते हैं मूत्राशय। गाल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के नाम से भी इसको जानते हैं। गाल ब्लैडर पित्ताशय को कहते हैं, जो यकृत के अंदर होता है, इसको यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जानते हैं। मूत्राशय हम कहते हैं थैली नुमा संरचना है। मुख्यतः जब ये 2/3 भर जाता है
तब इसकी मांसपेशियां संकुचित होती है, जिससे इसमें इकट्ठा हुआ संचित मूत्र है मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। उसके बाद मूत्राशय के बाद मूत्र मार्ग है। मूत्र मार्ग जहां से मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। मनुष्य के अंदर यह मूत्र मार्ग अंतिम छोर है, जिससे मूत्र को शरीर से बाहर त्यागा जाता है। अब हम मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे कि मनुष्य के अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया या यूरिया का उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। तो यूरिया के उत्सर्जन के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि मूत्र निष्कासन या मूत्र निर्माण किस प्रकार से होता है या उत्सर्जन की क्रियाविधि क्या है वो जानेंगे। उत्सर्जन की क्रियाविधि हम जानेंगे। तो विद्यार्थियों, उत्सर्जन की क्रियाविधि को हम मोटे मोटे रूप में 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया का नाम है निस्यंदन। दूसरे भाग का नाम है पुनरावशोषण और तीसरे भाग का नाम है स्त्रवण। हम इन 3 चरणों के तहत उत्सर्जन की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। क्योंकि उत्सर्जन की क्रियाविधि जब भी आती है तो उत्सर्जन तंत्र की मूलभूत इकाई का जिक्र व चित्र होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम इन तीनों चरणों को बड़े आराम से आसानी से हम समझ सकते हैं। आप उत्सर्जन तंत्र की मूलभूत इकाई का चित्र देखिए किस प्रकार से होता है और उसकी सचित्र वर्णन भी कर सकते हैं। आप देखेंगे एक वृक्काणु किस प्रकार से उसकी संरचना होती है। वृक्काणु का ऊपरी भाग, ये जो आपको दिख रहा है प्यालेनुमा भाग है, ये प्यालेनुमा भाग बोमेन संपुट कहलाता है। हम सर्वप्रथम इसी की बात करते हैं। किसी भी नेफ्रॉन का प्यालेनुमा भाग है जो ऊपर की ओर स्थित होता है, बोमेन संपुट कहलाता है। इस बोमेन संपुट में जो रक्त लेकर के आने वाली धमनी है उसको हम अभिवाही धमनी कहते हैं। जो रक्त आपूर्ति लेके आती है वह धमनी अभिवाही धमनी होती है। अभिवाही धमनी इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर रक्त केशिकाओं का जाल बिछा होता है इस प्रकार से। इस रक्त केशिकाओं के जाल को ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहीं पर निस्यंदन की क्रिया संपन्न होती है। यहां से जो शुद्ध रक्त हो जाता है, जो अपशिष्ट बाहर निकलने के बाद जो रक्त बचता है, उसको वापस ले जाने के लिए अपवाही धमनी स्थित होती है। आप दोनों में डिफरेंस पता कर सकते हैं, अंतर दिख रहा है। अपवाही धमनी और ये है अभिवाही धमनी। बोमेन संपुट में पहला चरण पूरा होता है। किस प्रकार से होता है ये भी हम जान लेते हैं। निस्यंदन एक प्रकार की प्राशन की तरह होने वाली क्रियाविधि है। अभिवाही धमनी का व्यास अपवाही धमनी से ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति में रक्त आने की मात्रा ज्यादा होती है, यहां से रक्त निकलने की मात्रा कम होती है, जिसके कारण जो प्रेशर है, जो दाब है, वो ग्लोमेरुलस पुच्छ पर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में से अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया व उसके साथ साथ जल, कुछ मात्रा में विटामिन व कुछ अन्य पदार्थ भी निस्यंदित होकर के एक तरह से फिल्टर होकर के बोमेन संपुट से नीचे की ओर समीपस्थ कुंडली की ओर चले जाते हैं। इस प्रक्रिया का नाम
निशंदन है, फिल्ट्रेशन है। अपवाही ध्वनि व्यास कम होने से यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है। आप स्वाभाविक विद्यार्थी सब जानते हैं कि जब अंदर प्रवेश करने वाला गेट खुला हो, किसी मंदिर में भी ऐसा हो कि इसमें एंटर होने वाला गेट खूब खुला छोड़ दें और बाहर निकलने वाला बिल्कुल ही संकड़ा कर दें, हम पतला कर दें, तो आप जानते हैं मंदिर के अंदर खूब प्रेशर निर्मित हो जाता है, भीड़ इकट्ठा हो सकती है, क्योंकि निकलने के कम है और आने के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक ऐसा ही यहाँ होता है कि अभिवाही ध्वनि ज्यादा व्यास के कारण और अपवाही ध्वनि का व्यास कम, क्योंकि यहाँ से रक्त वापिस निकल रहा है और यहाँ से इंटर कर रहा है, तो निशंदन की क्रिया संपन्न हो जाती है। अब जैसे ही निशंदन हो गया, ये जो अपशिष्ट बना ये नीचे की ओर चला जाता है। जो सबसे पहला भाग है वो कहलाती है समीपस्थ कुंडली। समीपस्थ कुंडली व्यास में कुछ ज्यादा होती है, कुछ कुंडलन खाए हुए होती है, कुंडलियां सी होती है, और ये समीपस्थ कुंडली आगे जाकर के एक पास या लूप नुमा भाग में खुलती है। उस लूप नुमा भाग को हम हेनले का लूप कहते हैं। ये जो पास दिख रहा है इसको हम हेनले का लूप कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक इसकी भुजा अवरोही भुजा होती है, एक भुजा इसकी आरोही भुजा होती है। हेनले का लूप आगे जाकर के दूरस्थ कुंडली में खुलता है। ये दूरस्थ कुंडली है और दूरस्थ कुंडली आगे जाकर के संग्राहक वाहिनी में खुलती है। ये जो संग्राहक वाहिनी है इसमें ये जो जगह छोड़ रहे हैं बीच बीच में, इस प्रकार कई और प्रकार के वृकाणु या नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलियां आकर के खुलती है और यहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता रहता है। ये जो संरचना है इसको हम कहते हैं संग्राहक वाहिनी। ये संग्राहक वाहिनियां आगे जाकर के सम्मिलित रूप से मूत्र वाहिनी के अंदर जाकर के जुड़ जाती है, खुल जाती है। ये जो भाग दिख रहा है इसको हम कहते हैं दूरस्थ कुंडली। दूर है बोमेन सर्कुल से, इसलिए दूरस्थ कुंडली। जो समीप है इसलिए इसका नाम हो गया समीपस्थ कुंडली। ये है हेनले का लूप। चूंकि अपवाही ध्वनि आगे जाकर के यहाँ समीपस्थ कुंडली, हेलने के लूप इत्यादि से जो पुनर्अवशोषित होने वाले पदार्थ है इनको लेकर के आगे जाकर के वृक्क शिरा में खुलती है और वृक्क शिरा इस रक्त व इन अवशोषित पदार्थों को महाशिरा में डाल देती है। क्रिया विधि का पुनरावशोषण शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? पुनः का मतलब दोबारा, अवशोषण, पुनः अवशोषण शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? इसका कारण ये है कि हमारे शरीर में दूसरी बार यहाँ अवशोषण की क्रिया विधि संपन्न होती है। एक बार पहले अवशोषण की क्रिया विधि हो चुकी होती है। विद्यार्थियों, आप इससे पहले पाचन तंत्र के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। आपको पता है अमाशय के अंदर भोजन का पाचन होता है, उसके बाद ग्रहणी जो छोटी आंत का पहला भाग है उसमें लास्ट फुल पाचन हो जाता है, पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। उसके बाद अगर क्षुद्रांतर और क्षुद्रांतर के अंदर भोजन जो पचा हुआ भोजन है, जो शरीर को आवश्यक है, अंतिम उत्पाद है भोजन के, उनका वहां अवशोषण होता है। तो वहां पर एक बार अवशोषण हो चुका था, अब वही पदार्थ जब यहाँ से गुजरते हैं तो बोमेन संकुल से ग्लोमेरुलस कुछ में ये स्थित आ जाते हैं। प्रोटीन, विटामिन, जल व कुछ अन्य पदार्थ यहाँ आ जाते हैं, तो इनका फिर अवशोषण होता है। इसलिए यहाँ शब्द यूज किया गया है पुनरावशोषण। आप देखेंगे समीपस्थ कुंडली में विटामिन्स, प्रोटीन्स व कुछ अन्य आवश्यक पदार्थ पुनरावशोषित हो जाते हैं। हेनले के लूप में मुख्य रूप से जल का अवशोषण होता है। यही कारण है कि जो मरुस्थलीय जंतु है उनमें हेनले का लूप
लंबा होता है वस्तु ये अनुकूलन पैदा करता है। जितना लंबा होगा जल का अवशोषण उतना ही ज्यादा होगा, जल मूत्र के माध्यम से कम निष्कासित होगा, जल का बचाव करते हैं वो जंतु। तो ये पदार्थ पुनः अवशोषित हो जाते हैं, पाचन में हुए थे, दूसरी बार यहाँ पर पुनः अवशोषित होकर के वृक्कशिरा के माध्यम से शरीर को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पुनः अवशोषण की क्रिया संपन्न हो जाती है, दूरस्थ कुंडली तक जाते जाते संग्राहक वाहिनी में जो चीज मिलती है हमें, वो निश्चित रूप में मूत्र का रूप होती है। यही मूत्र संग्राहक वाहिनियों में इकट्ठा होता रहता है, वहां से मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय की ओर छोड़ दिया जाता है और मूत्राशय में बूंद बूंद के रूप में एकत्रित होता है और वहां पर मूत्राशय के संकुचन से शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता है। इस क्रिया का नाम स्त्रवण है। तो आप तीनों चरणों के अंतर्गत वर्णन कर सकते हैं, निषंदन में क्या होता है, पुनरावशोषण में क्या होता है और स्त्रवण में क्या होता है। तो इस प्रकार से ये जो वृकाणु है, नेफ्रॉन किस प्रकार से मदद करता है मूत्र निर्माण में या उत्सर्जन की क्रिया विधि में, आपने अच्छी तरह से जाना। इस प्रकार से उत्सर्जन तंत्र हमारा पूर्ण हुआ। तो विद्यार्थियों, आज हमने क्या सीखा, एक बार इसका हम पुनः स्मरण कर ले। हमने आज उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत उत्सर्जन की परिभाषा जानी, उत्सर्जन के बारे में विस्तृत रूप से जाना, किस प्रकार की प्रक्रिया है। फिर हमने नाइट्रोजनी अपशिष्ट के प्रकार जाने और उनके अंतर्गत उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को उदाहरण जाने। फिर मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना और उसकी विभिन्न तंत्र में आने वाले अंगों का अध्ययन किया। उसके बाद उत्सर्जन की क्रिया विधि जो हमने 3 चरणों में पढ़ी, निषंदन, पुनरावशोषण, स्त्रवण और नेफ्रॉन किस प्रकार से मदद करता है। तो इस प्रकरण में 2 चित्र आपके सामने हैं, एक मानव उत्सर्जन तंत्र का, दूसरा उत्सर्जन तंत्र की मूलभूत इकाई का। आशा करते हैं आप इस अध्याय को अच्छी तरह से, इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड प्रश्न अवश्य लिख लीजिए जो आपको अपनी गृह कार्य की कॉपी में करने हैं सभी विद्यार्थी। बाकी आपके पास पाठ्य पुस्तक है, अंडरलाइंस कर करके कुछ छोटे प्रश्न बनते हैं वो भी बना करके अध्ययन करें, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न बड़े प्रश्नों का निर्माण करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपने इस पाठ से करना है, बड़ा प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र का उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न जो आपने इस अध्याय से करना है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट के प्रकार सह उदाहरण लिखिए। सह उदाहरण से तात्पर्य जो जंतु उन अपशिष्टों के रूप में, उन नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, उसके रूप में लिखना है। और तीसरा प्रश्न जो है, लास्ट प्रश्न, मानव उत्सर्जन तंत्र की मूलभूत इकाई का आप समझ गए होंगे। एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न निहित है। पहले तो आपको ये समझना होगा या ये लिखना होगा कि मानव उत्सर्जन तंत्र की मूलभूत इकाई है क्या, किसको कहते हैं। इकाई का नामांकित चित्र बनाते हुए, नामांकित चित्र
बनाते हुए उत्सर्जन की क्रियाविधि का वर्णन करना है। उत्सर्जन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। चित्र बनाते हुए उत्सर्जन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आज के टॉपिक के 3 प्रश्न आपने करने हैं। कहीं आपको लगता हो कि थोड़ा फर्स्ट हुआ है तो वहां आप स्लो करके स्पीड या रोक के लिख सकते हैं, उतार सकते हैं। आशा करते हैं कि आप घर पे रहते हुए अपना अध्ययन जारी रखेंगे और विद्यालय व गांव व देश का नाम रोशन करते रहेंगे। धन्यवाद।